नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। आज फिर से पंचायत चुनाव के सिलसिले में कोयलख गांव में हूँ। ये वही कोयलख गांव है जहाँ एक से एक महामहोपाध्याय हुए। यहाँ उमापति उपाध्याय हुए जिन्हें महामहोपाध्याय का दर्जा मिला था। यहाँ कृष्णदत्त उपाध्याय हुए जिन्हें महामहोपाध्याय का दर्जा मिला। और तो और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी यहाँ हुए, जिला सत्र न्यायाधीश भी यहाँ हुए। और महिला सशक्तिकरण पर जो काम की गौरी मिश्रा, वो भी इसी गांव की रहने वाली थी। और देश के जाने माने जो डॉक्टर मोहन मिश्रा भी यहीं के रहने वाले थे। आज मैं उसी कोयलख में हूं और मौजूदा जो मुखिया हैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, उनसे सवालात करूंगा, उनसे कुछ महीन और ज़हीन बातें करूंगा कि उन पे जो आरोप लगे हैं क्या वो आरोप में दम है या सत्य है या नहीं है। मैं थोड़ा सा एक लाइन और परिचय दे दूं दीपक जी के बारे में। दीपक जी मुखिया तो हैं ही, मुखिया से पहले ये पत्रकारिता जगत से थे और पत्रकारिता जगत में भी एक बेहतरीन जो न्यूज़ चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें कार्यरत थे। बहुत अच्छा सैलरी था, बहुत हैंडसम पैकेज था इनका, लेकिन फिर भी गांव आए ताकि गांव का तरक्की हो सके, गांव का विकास हो। एक युवा के हाथ में गांव का वागडोर हो ताकि गांव विकास के रास्ते पर तेज़ी से चले। चलिए, समय नहीं लेते हुए मैं उनसे सीधा सवाल करूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, टाइम कम है। बिल्कुल कीजिए। आप पे बहुत सारा आरोप है। सबसे पहला आरोप कि पासवान टोला की जो महिलाएं हैं वो आपसे बहुत नाराज़ हैं। वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो कहते हैं आपकी जॉब ऑफ नेचर, तो ये जिस काम में हम लोग करते हैं वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगना ही तय है। क्योंकि 10,000 12,000 आबादियों में आप काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग हैं वो आपसे खुश रहेंगे। जब आप एक परिवार के लोग होते हैं, 5 लोग, 5 भाइयों का एक परिवार होता है, उसमें सब एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग हमसे खुश रहेंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि पासवान टोल में हमसे महिलाएं नाराज़ हैं, तो वो तो आपको ही बताए होंगे कि किस लिए नाराज़ हैं। वजह तो हम नहीं बता सकते आपको। उनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलता है या शौचालय मिलता है, इन सब की कमी है। क्या इस बात में दम है? देखिए, सबसे पहले जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उसी टाइम हरिजन कोटे से मिलने वाला जो भी हमारा आवास योजना था उसका लाभ बहुतों को मिला है। और जो भी लोग वंचित हैं उनका लाभ अभी मिलेगा। क्योंकि आप भी मीडिया में हैं, जब भी आप पंचायत आते होंगे तो जितने लोग आपको बाइट देने का प्रयास करते होंगे, क्या सभी का बाइट आप चला पाते हैं? नहीं चला पाते होंगे। तो लिमिटेड जगह होती है, कोटा होता है कि इस कोटा में इतने लोगों को देना है, इस कोटा में इतने लोगों को देना है। अब बाय नेम होता है। अब ये नहीं है कि आपको उसमें घुसाना है। उस बाय नेम में जो लोग छूटे हैं वो मैं आश्वासन देता हूं कि जिनको पहले से प्राप्त नहीं हुआ होगा उनको अगले आने वाले समय में निश्चित ही रूप से मिलेगा। चूँकि अभी भी पीछे नहीं रहते। आप बोलिएगा कि 5 साल में नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि अभी मिल जाएगा। देखिए, 2 साल हम लोग कुछ कर नहीं पाए। 19 ईस्वी में और 20 ईस्वी में और 21 ईस्वी में कोरोना का काल रहा, जिसमें जितने भी विकास की योजनाएं हैं, लोगों की जो आवास योजनाएं हैं या शौचालय योजनाएं, सब स्थगित कर दिया गया। तो उस क्रम में कुछ लोग छूटे हुए हैं, मैं उस बात को मानता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि 2024 तक हर एक घर को घर मिलेगा, उसमें हम लोगों का अहम योगदान रहता है। और हम लोग चिन्हित करके ऐसे ऐसे परिवारों को घर निश्चित पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी लोग आश्वस्त रहें। दूसरा सवाल गांव से ही संबंधित, चूँकि मैं आपके गांव में ये पहली बार नहीं आया हूँ। जो कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट हैं, उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया और पब्लिक ओपिनियन भी लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पब्लिक ओपिनियन भी रहा। एक वार्ड नंबर 9 है, वहाँ कुछ लोग 4 या 5 घर हैं मंडल के जाति के, उनके घर तक रास्ता नहीं है जाने के लिए। बरसात में बड़े ही मुश्किल से वो निकलते हैं वहाँ से। वहाँ की महिलाओं का कहना था कि मैं साड़ी उठा के फिर यहाँ से क्रॉस करती हूँ। तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है कि ताकि उनके घर तक रास्ता बन सके? देखिए, जब आप वहाँ पे गए होंगे तो आपने देखा होगा फेवर ब्लॉक का काम किया हुआ है। वहाँ पे बहुत नज़दीक पे आके पेड़ के थोड़ा सा पीछे फेवर ब्लॉक लगा हुआ है, वो भी हमने ही लगवाया है। और यही 6 महीना पहले हमने लगवाया है। उससे आगे जो भी ज़मीन है वो निजी ज़मीन है।
तो जो ज़मीन के मालिक हैं, जब तक वो हमको आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि हमको अगर आप इस ज़मीन पे सड़क बना दीजिए और भविष्य में हम इस ज़मीन पे किसी भी तरह का दावा और आपत्ति नहीं करेंगे, तब तक हम उस सड़क को नहीं बना सकते हैं। इसके लिए वो हमको दावा आपत्ति दे देगा, आज दे हम कल से काम शुरू करवा दें। चूँकि अभी तो आचार संहिता है तो अभी तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे गए, उन लोगों को बोलिए कि दावा और आपत्ति हमको दिला दें कि हम भविष्य में इसमें दावा आपत्ति नहीं करेंगे, हम उस सड़क का निर्माण करेंगे। चूँकि कितना होगा, हमको लगता है 50 फीट भी नहीं होगा, उस सड़क 50 फीट से भी कम है। लेकिन निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन में कोई सरकारी फंड इन्वेस्ट कर सकता है? आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए। बिल्कुल। बस इसी वजह से वो रुका हुआ है। चूँकि आरोप की लड़ी है, हाँ, फहरिस्त लंबा है, पूरा झाड़ दीजिए, लेकिन समय कम है। लेकिन एक आरोप जो और है वो मुख्य है कि आपका जो सचिवालय है वो आपका घर है, ना कि पंचायत भवन। क्या इसमें सत्यता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोगों ने मुझे वोट दिया काम करने के लिए, ठीक है, हमने लोगों का काम किया है। आने वाले जब भी आप किसी जगह पे जाइएगा तो सब आपको एक बात तो ज़रूर बोलेगा कि मुखिया जी को जब जहाँ जिस जगह बुलाते हैं हम उस जगह पहुँचते हैं। हमने कभी 5 साल में एक जगह पे झंडा गाड़ के नहीं बैठा कि हम यहाँ बैठे हैं, जिसको काम करवाना है यहाँ आए और यहाँ से काम करवाए। लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं उनके दरवाजे तक गया हूँ। इस बात के लिए आप किसी से भी पूछिए, हर कोई बताएगा कि मुखिया जी को जब बुलाएं, दिन हो रात हो, हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोगों को ना अपने घर तक पहुँचने देते हैं, ना लोगों को हम आपको सचिवालय तक पहुँचने देते हैं। हमको बुलाते हैं, हम खुद जाते हैं। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। हम अगर सुबह 6 बजे उठते हैं तो सुबह 6 बजे उठ के सचिवालय नहीं जाएंगे। सुबह 6 बजे उठते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं, तब तक कुछ लोग आ जाते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं। वो उनका घर है, उन्होंने मुझे अधिकार से वोट दिया है, वो हमसे काम करवाने के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो आते हैं तो हम उनका काम करते हैं, हम सचिवालय पे भी जाते हैं। लेकिन रेगुलर सचिवालय पे बैठने का काम पंचायत सचिव का होता है, मुखिया का नहीं। मुखिया जनप्रतिनिधि है, उनको क्षेत्र में घूमते हुए जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को देखते हुए जाके पंचायत सचिव को बताना होता है, उस समस्या पर निदान करना होता है। अब मैंने उस काम को बखूबी किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इस वजह से हमसे नाराज़ होगा कि हम कहाँ बैठते हैं और कहाँ उठते हैं। हम लोगों के जगह पे, लोगों के घर पे, लोगों के शरण में हमेशा रहे हैं और रहने का हमेशा प्रयास किए हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, ये मुखिया जी का दलील था। एक्चुअली होता क्या है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। हो सकता है उसमें कुछ नाराज़गी हो, कुछ अच्छे लगे हों कि नहीं बहुत अच्छा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कोयलख की, कोयलख जो नाम पर आ, वो कोकिलाक्षी भगवती हैं जिन्हें भद्रकाली कहा जाता है यहाँ पे, और काफ़ी प्रसिद्धि है। मिथिलांचल में अगर 5 गांव का नाम लिया जाएगा तो एक गांव कोयलख भी है। वो चाहे विद्वता के सिलसिले से हो, विद्वता के नाम पर हो, चाहे फिर किसी भी राजनीतिज्ञ बड़े बड़े हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, यहाँ शुरू से ही विकासशील रहा है, ये विकसित रहा है ये गाँव। तो इस गाँव में भद्रकाली मंदिर का विकास मतलब कि पूरे गाँव का विकास। यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ हाई स्कूल है, जहाँ से पढ़कर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदे पे देश हो या विदेश वहाँ पर हैं। तो कोकिलाक्षी देवी से शुरू करते हैं, भद्रकाली से। भद्रकाली देवी के सामने में तालाब है। तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या आपके मन में कभी आया कि इसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए? देखिए, पंचायत चलती है सरकार द्वारा दिए गए बजट पे, दिए गए अनुदान पे, ठीक है। जब सरकार पैसा देती है उस टाइम एक चिट्ठी मिलता है हम लोगों को कि इस पैसे का उपयोग आप किस किस मद में कर सकते हैं। तो हमें जो सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है उस हर एक पैसे को उसी सिस्टम में काम किया जो सरकार का दिशा निर्देश है। रही बात भद्रकाली पोखर की, तो हमारे गांव में एक मंदिर कमेटी है जो भद्रकाली कैंपस का जितने भी विकास के कामों का वो लोग लेखा जोखा रखते हैं और वो लोग उस काम को करते हैं। क्योंकि भद्रकाली पोखर जो है उसमें बहुत बड़ा बजट का काम है, वो सिंगल मेरे बस का बात नहीं है। वो मनरेगा का, उसमें लगभग आप समझ लीजिए 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और किसी भी जगह को विकसित करने के लिए बुनियाद की चीज़ें ज़रूरी होती है, सड़क, नाला, बिजली। तो हमारे गाँव में आप भी कह रहे हैं कि कई बार आप पहले भी आए थे, और मुझे नहीं लगता कि 2016 से पहले जब भी कोयलख आए होंगे, कोयलख ऐसा दिखा होगा। 2016 के बाद जब आप कोयलख आए होंगे, हर दिन, हर 2 महीने, 6 महीने पर आप कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते होंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट एजेंडा है, अब मेरा एजेंडा है कि कोयलख भद्रकाली कैंपस के चारों साइड देखिए क्या है, वहाँ पे दुकानें हैं भद्रकाली मंदिर के जस्ट बगल में, तो उन लोगों को नाला बना के देना है ताकि वो भी जो भी चीज़ें हैं वो नाला में दे और धार में जाके गिरे। उसके बाद चारों साइड उसमें घाट बनवाना है, लाइटिंग लगाना है, बोटिंग करवाना है। ये एक मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा एजेंडा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें वक्त लगेगा और पैसा लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर दिया।
वो एक प्लानिंग वे में होता है। तो उसकी हमारे पास योजनाएं हैं, मेरे पास पूरा ड्राइंग सिस्टम है कि किस हिसाब से काम होगा, कहाँ कहाँ से मद आएगा। हमारे पास एमपी हैं, हमारे पास एमएलए हैं, हमारे पास एमएलसी हैं, सबसे बात भी हुई है, सबने कहा भी है, चूँकि 2 साल से उन लोगों का भी फंड बंद हो गया। इतनी अच्छी बेहतर संबंध मेरा पहले उन लोगों के साथ था नहीं, मैंने डेवलप किया है। चूँकि पैसे लाने के लिए आपको अपने से बड़े जनप्रतिनिधि बनिए, बड़े पदाधिकारियों से मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है। वो मैंने इन सालों में किया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार होगा, और हमारा भी अपना मद है, मनरेगा है, 15वीं का भी आया है जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है, कुओं का जीर्णोद्धार करना है, कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए वो सब पैसा भी आया नहीं है, वो आने वाला है। तो उन पैसों से हम लोग वो काम करेंगे। जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल के कैंपस को पूरा बाउंड्रीकरण करना है ताकि सेंटर यहाँ पे हो। सेंटर होगा तो हमारे लोग समृद्ध होंगे। हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में क्या है कि अभी हमारे पूरे प्रखंड में एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो अभी प्रभारी हैं राजनगर प्रखंड के। तो ऐसा नहीं है किसी पंचायत में एमबीबीएस है और हमारे पंचायत में नहीं है। अगर किसी भी पंचायत में पूरे राजनगर प्रखंड में कहीं भी कोई काम अगर होता है तो वो मेरा दावा है कि सबसे पहले कोइलख में होगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और रहूँगा। शेखर सुमन जी ना सिर्फ कोइलख के मुखिया हैं, बता दूं, क्योंकि इनकी जो मतलब ख्याति है, ख्याति इस सेंस में कि मैं इनको कोई राग लपेट के साथ नहीं बोल रहा हूं। ये युवा हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और बहुत आगे बढ़ने का पूरा चांस है, चूँकि ये युवा हो करके इस गांव के मुखिया को आशीर्वाद दिया पिछले बार। इस बार अब क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, एक आध क्वेश्चन और करूँगा इनसे कि शेखर सुमन जी इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, आपको यहाँ की जनता इस बार फिर दोबारा क्यों चुने? इसलिए चुना कि मैंने उनका काम किया है। लगभग हमारे कोइलख में 100% ऐसी आबादी थी जो था कीचड़ में, पानी में चलने को मजबूर थे। मैंने 80% आबादी को उससे मुक्ति दिलाई है। मैंने लगभग 400 से ऊपर लोगों को घर दिया, जिसे जो आज के 2016 ईस्वी से पहले 15 साल का नया पंचायती राज व्यवस्था में 3 मुखिया रहे, वो नहीं कर पाए, वो मैंने किया है। शौचालय का भुगतान मैंने लोगों को करवाया है। लोगों के व्यक्तिगत समस्याओं में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर उस समस्या को समाधान किया है। लोग जब हमको बुलाए हैं तब उस जगह पे मैं पहुंचा हूं और उनके साथ खड़ा रहा हूं, इसलिए लोग मुझे वोट करेंगे। और लोगों का एक विश्वास जो मेरे प्रति है वो रहेगा। चूँकि स्टार्टिंग में भी हमने कहा है कि अगर आपको 12,000 14,000 की आबादी है पूरे पंचायत में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे खुश होंगे, और अब एक बार में सबका काम कर भी नहीं सकते। तो इसलिए कुछ लोगों की नाराज़गी है और अभी वक्त है। उन नाराज़गियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, काम करूंगा। हमसे जो भी बेहतर चीज़ें होंगी मैं उनको आश्वासन दूंगा, क्योंकि अभी एक विश्वास, आश्वासन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिनका मैंने काम किया उन्होंने देखा है। इस 5 साल में हर व्यक्ति जानता है कि मैं किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं कितने काम का व्यक्ति हूँ, कितने काबिल हूँ, कितने नाकाबिल हूँ। इसीलिए मुझे किसी से प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति, बच्चा से बच्चा हमको जानता है, और हर एक व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन नंबर है। किसी भी विकट परिस्थिति में वो मुझे 2 मिनट में फ़ोन करते हैं और मैं उनके पास हाजिर होता हूँ। ये उनको लगता है कि हाँ, ये मुखिया जी के द्वारा जो ये चीज़ें हो रही है ये उनके हित के लिए है, और मुझे इसलिए विश्वास है कि वोट मुझे मिलेगा। इस बार जो चुनाव आ रहा है, जो आपके यहाँ जो चुनाव होगा, क्या मुद्दा रहेगा आपका कि जो काम मैंने किया पहले वो तो ठीक है, कुछ बाकी रह गया, इसको मैं पूरा करूँगा और आगे इससे भी ज़्यादा कुछ करूँगा? अगर आपके मन में होगा, कोई मैनिफेस्टो तो होगा आपके मन में, एक बना लिए होंगे गांव को लेकर के, क्या है वो? देखिए, मैनिफेस्टो तो मैंने आपको इससे पहले ही सवाल में बता दिया कि मंदिर का सौंदर्यीकरण करना है, हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण करना है, उसमें डॉक्टर की उपलब्धता करनी है, स्कूल सब जो भी है उसको मॉडल स्कूल बनाना है, स्टेडियम बनाना है, क्योंकि सड़कों का काम 20% रह गया है मेरे पास। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार जीतने के बाद दिसंबर में जब आचार संहिता खत्म होगी तो जनवरी से लेकर अप्रैल, मई, जून अगले बरसात तक मुझे उम्मीद है कि उसमें से भी 80% काम हो जाएगा। 10-20% जो रह जाए। आप युवा हैं, एक सवाल हम हर जगह पूछते हैं तकरीबन, चूँकि युवा जो है दिशा विहीन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग्स या फिर नशे की चपेट में आ रही हैं। आप युवा हैं, गांव के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो नशा के चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो कोइलख गांव हो, चाहे ककड़ोल हो, चाहे मेरा गांव हो या किसी और का गांव हो, गांव के युवा अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए क्या कुछ कोई प्रबंधन है आपके मन में? देखिए, होता क्या है ना कि पहले का टाइम क्या होता था कि जब टीचर आपको कुछ कहते थे तो आप जब घर पे आते कि मास्टर साहब ने हमरा एना कही दिला, तो आपके गार्जियन भी जो होते थे वो
आपको डांटते थे, कहेंगे नहीं ऐसा काम करोगे तो। अभी का वक्त थोड़ा सा बदला है, लेकिन उस बदलाव में भी एक तो है कि जब भी हम लोग जाते हैं किसी को समझाते हैं, 100% सुधार किसी से अचानक नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है और धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया पे चढ़िएगा। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो अचानक से आप उसको बंद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जगह जगह पे ब्रेकर लगाना। स्पीड जब गाड़ी चलती है तो जब ब्रेकर नहीं आएगा तो रुकेगी नहीं गाड़ियाँ, तो उस ब्रेकर को हमने लगा। बड़े बेबाकी से बेराग बेलपेट अपना जो सवाल है उसका जवाब इन्होंने दिया और अच्छा लगा जवाब। इन पे आरोपों की लंबी फहरिस्त है जिसमें कई आरोप लगाए गए। मैंने भी कई जगह पब्लिक ओपिनियन किया और कई लोग इनसे नाराज़ भी दिखे, कई लोग इनसे खुश भी दिखे कि नहीं अच्छा कार्यकाल है। लेकिन आने वाला समय जो वोटिंग का दिन होगा उस दिन दिखेगा कि क्या वाकई यहाँ के लोग एक बार फिर से इन पर विश्वास जताते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।